नमस्कार। और आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। हमारे पास आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की पुस्तक युग परिवर्तन कैसे और कब के कुछ बहुत ही विचार उत्तेजक अंश हैं। ये पुस्तक भविष्य पर, खासतौर पर 21वीं सदी की चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर एक बहुत ही अनूठी दृष्टि डालती है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। और ये अंश आज भी उतने ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, इन स्रोतों में लेखक ने उन समस्याओं की आहट को महसूस किया है जो उनके समय में शायद छोटी लगती हों, लेकिन भविष्य में विकराल रूप ले सकती थी, और हम देख ही रहे हैं कई मायनों में आज। सही कहा। लेकिन बात सिर्फ समस्याओं की नहीं है, उन्होंने संभावित समाधानों और यहाँ तक कि जीवन जीने के तरीकों में जरूरी बदलावों की भी एक रूपरेखा खींची है। हाँ, समाधानों पर भी उनका जोर है। तो चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। हमारा मकसद है लेखक के भविष्य दर्शन को समझना, समाज कैसे बदल सकता है, तकनीक की क्या भूमिका होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, मानवीय मूल्यों का स्थान क्या रहेगा इस बदलते युग में। बिल्कुल। यह विश्लेषण ना सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि भविष्य की तैयारी और आज हम जो विकल्प चुन रहे हैं उन पर दोबारा सोचने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि भी दे सकता है। यह हमें समझने में मदद करेगा कि लेखक किस तरह के गहरे बदलावों की आहट दशकों पहले महसूस कर रहे थे और उनका आधार क्या था। ठीक है, तो कहां से शुरू करें? लेखक अपनी बात भविष्य की उन समस्याओं से शुरू करते हैं जो उस समय शायद बीज रूप में रही होंगी। एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण है ईंधन का संकट। लेखक याद दिलाते हैं कि पुराने समय में जब आबादी कम थी, जरूरतें सीमित थीं, हाँ, तब गोबर के उपले और जंगल से मिली लकड़ी से रसोई का काम आराम से चल जाता था। हाँ, उस समय ईंधन कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर बहुत चिंता की जाए। जीवन सरल था, साधन स्थानीय थे। बिल्कुल सही। लेकिन बढ़ती आबादी, शहरों का विस्तार और खास तौर पर औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनों के बड़े पैमाने पर आगमन ने पूरी स्थिति बदल दी। ये मशीनें, परिवहन, कारखाने, ये सब तेल और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों पर बुरी तरह निर्भर हो गए। और फिर बिजली आई जो खुद भी ज्यादातर इन्हीं स्रोतों से बनती है। और यहीं पर लेखक की दूरदर्शिता चौंकाती है और चिंता भी पैदा करती है। वो चेतावनी देते हैं कि जब ये पारंपरिक स्रोत तेल और कोयला खत्म होने लगेंगे या बहुत कम हो जाएंगे तो एक भयानक संकट पैदा होगा। कल्पना कीजिए उस स्थिति की, न खाना पकाने का साधन, न कारखानों को चलाने की ऊर्जा, न परिवहन। लेखक के शब्दों में यह स्थिति किसी भी अकाल या भूखमरी से ज्यादा भयावह होगी, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था को ही ठप कर देगी। बिल्कुल, सोचिए जरा। हाँ, और ये बात आज भी उतनी ही सच है, शायद ज्यादा। ये हमारी ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता और उन स्रोतों की सीमितता को बहुत साफ तौर पर उजागर करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि कैसे पारंपरिक साधन और कम होते गए। गोबर जो पहले ईंधन था, अब खाद के लिए ज्यादा कीमती हो गया। सही है। और बेकार समझे जाने वाले पेड़ भी कागज जैसी औद्योगिक जरूरतों में लगने लगे। आसानी से मिलने वाले स्थानीय ईंधन स्रोत भी सिकुड़ते गए। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ समस्याओं का बखान नहीं है। लेखक भविष्य के समाधानों की ओर भी इशारा करते हैं, और कुछ समाधान तो वाकई क्रांतिकारी लगते हैं। 21वीं सदी के लिए उनकी कल्पना थी ऐसे यंत्रों की जो सूरज की बिखरी हुई किरणों को इकट्ठा करके उन्हें केंद्रित करके बिजली की तरह इस्तेमाल के लिए वितरित कर सकेंगे। हाँ। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर आज हम सोलर पैनल और वो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर के रूप में इसे हकीकत बनते देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। और इसके अलावा वो समुद्र की लहरों और ज्वार भाटे की उसकी असीम शक्ति का उपयोग करने की भी बात करते हैं। यहाँ मूल विचार जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है प्रकृति की विशाल, लगभग अक्षय शक्तियों को पहचानना, उन्हें केंद्रित करने की तकनीक विकसित करना और फिर उसे समाज के सामूहिक हित के लिए मिल बांट कर उपयोग करना। ये ऊर्जा के केंद्रीकृत जीवाश्म आधारित मॉडल से हटकर विकेंद्रीकृत, नवीकरणीय और टिकाऊ स्रोतों की ओर एक बड़ा वैचारिक कदम था। उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ा। और फिर आता है एक ऐसा विचार जो शायद कुछ लोगों को आज भी चौंका दे या थोड़ा असहज कर दे। लेखक कहते हैं कि जैसे पशुओं के मलमूत्र से गोबर गैस बनती है, वैसे ही भविष्य में मनुष्य के मलमूत्र का भी उपयोग बायोगैस बनाने में किया जाएगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। अजीब शायद लगे, हाँ। लेकिन अगर हम इसके पीछे का तर्क देखें तो ये बहुत व्यवहारिक और दोहरा समाधान प्रस्तुत करता है। पहली बात, ये ऊर्जा यानी ईंधन की जरूरत पूरी करेगा।
खासकर स्थानीय स्तर पर। अच्छा। दूसरी, इससे जो खाद मिलेगी वो बहुत पोषक होगी और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करेगी। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, यह शहरों की एक बड़ी समस्या मानव अपशिष्ट के निपटान, उससे फैलने वाली गंदगी और बीमारियों का समाधान करेगा। अरे वाह। ये मूल रूप से जिसे हम अपशिष्ट या बेकार समझते हैं, उसे एक मूल्यवान संसाधन में बदलने का एक बेहद दूरदर्शी और आजकल जैसे कहते हैं ना सर्कुलर इकोनॉमी वाला दृष्टिकोण है। मतलब समस्या में ही समाधान छिपा है। कमाल है। इसके साथ ही लेखक ये भी जोर देते हैं कि सिर्फ नए स्रोत ढूंढना काफी नहीं होगा, ऊर्जा के बेतहाशा खर्च और बर्बादी पर भी रोक लगानी होगी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। लोगों में ये समझ विकसित करनी होगी कि ऊर्जा एक सीमित और कीमती संपदा है, भले ही वो नवीकरणीय स्रोतों से क्यों ना आ रही हो। उसका उपयोग किफायत से, जरूरत के हिसाब से और सोच समझकर करना होगा। सही बात है। ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि गहरे व्यवहारिक और आप कह सकते हैं मानसिक बदलाव की बात है। बिल्कुल सही। संसाधनों का प्रबंधन और हमारे उपभोग के पैटर्न में बदलाव उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि नए ऊर्जा स्रोतों का विकास करना। तकनीक हमें साधन दे सकती है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल हमारी समझ और हमारे मूल्यों पर निर्भर करेगा। और यहीं से लेखक जीवन शैली में बदलाव की बात पर आते हैं। ऊर्जा और संसाधनों से आगे बढ़ते हुए लेखक जीवन शैली में भी उतने ही बड़े बदलावों की कल्पना करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि भविष्य में दूध पीने की आदत कम होगी, शायद पशुपालन की सीमाओं और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण। उसकी जगह तिल, मूंगफली, सोयाबीन जैसे मतलब पौधों पर आधारित पोषक घोल या पेय ले लेंगे। ये आज हम देख भी रहे हैं, प्लांट बेस्ड मिल्क और प्रोटीन का चलन बढ़ रहा है। हाँ, ये तो हो ही रहा है। इसी तरह का बदलाव वो अन्य सामग्रियों में भी देखते हैं, जैसे पशुओं के चमड़े पर निर्भरता कम होगी और उसकी जगह प्लास्टिक या वैसे ही सिंथेटिक पदार्थ ले लेंगे जो टिकाऊ हों और जरूरत पूरी करें। अच्छा। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे कपास की जगह नायलॉन जैसे मानव निर्मित रेशों ने ली, वैसे ही जब धातुएं दुर्लभ या महंगी होंगी तो उनके विकल्प के तौर पर नए रासायनिक पदार्थ विकसित किए जाएंगे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे वो मजबूरी नहीं, बल्कि इंसानी सरलता और रचनात्मकता के प्रमाण के रूप में देखते हैं। मतलब कमी का सामना होने पर नए रास्ते खोजना। और एक बहुत ही रोचक भविष्यवाणी है लोहे की खपत के बारे में। लेखक का अनुमान है कि भविष्य में लोहे की खपत बहुत कम हो जाएगी। इसके पीछे उनका तर्क क्या है? थोड़ा अजीब लगता है ये सुनना। हाँ, ये थोड़ा अलग है। देखिए, इसके पीछे दो मुख्य कारण वो बताते हैं। पहला, उनका मानना है कि भविष्य में बड़े पैमाने के युद्ध मतलब महायुद्ध समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी और आशावादी दृष्टि है। तो युद्ध ना होने से हथियारों और भारी सैन्य साजो सामान के लिए लोहे की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। और दूसरा, उनका मानना है कि विशाल केंद्रीकृत कारखानों की जगह छोटे विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग ले लेंगे। जब उत्पादन स्थानीय और छोटे पैमाने पर होगा तो भारी मशीनों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोहे की मांग भी घटेगी। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ धातु की खपत का सवाल नहीं, बल्कि समाज के संगठनात्मक ढांचे और शायद शांति की ओर बढ़ने का भी संकेत है। जरूरतें कैसे पूरी होंगी फिर? हाँ, बिल्कुल। ये उत्पादन के विकेंद्रीकरण और शायद एक ज्यादा शांतिपूर्ण, कम औद्योगिकृत समाज की ओर इशारा करता है। लेखक कहते हैं कि जरूरतें पूरी करने के लिए पुराने लोहे को गलाकर दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा या अन्य वैकल्पिक स्रोतों से पूर्ति होगी, न कि लगातार बड़े पैमाने पर नए खनन और उत्पादन से। ये फिर से वही बात है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और चक्रीयता की। और कपड़ों के बारे में भी एक बड़ा बदलाव। ये तो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग तस्वीर लगती है। फैशन इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी है। बिल्कुल। लेखक कल्पना करते हैं कि भविष्य में बहुत सारे कपड़े रखने और फैशन के पीछे भागने का जो चलन है वो समाप्त हो जाएगा। लोग जरूरत के हिसाब से कुछ ही सीधे साधे आरामदायक और टिकाऊ कपड़े रखेंगे। अच्छा। उनका मानना है कि सभी लोग एक जैसी या बहुत मिलती जुलती सीधी साधी पोशाक पहनेंगे और फैशन को यानी लगातार बदलते डिजाइन, दिखावा, दूसरों से अलग दिखने की होड़ को शायद हे दृष्टि से देखा जाएगा। उसे संसाधनों और समय की बर्बादी माना जाएगा। अलमारियों या बक्सों में भरे पड़े कपड़ों का कोई औचित्य नहीं रहेगा।
सब एक जैसी पोशाक पहनेंगे। आज के फैशन केंद्रित समाज में ये कल्पना करना भी मुश्किल है। सही कहा आपने। लेखक इसके पीछे क्या तर्क देते हैं? क्या सिर्फ संसाधनों की बचत? संसाधनों की बचत तो है ही, लेकिन तर्क इससे गहरा है। लेखक का सुझाव है कि कपड़ा बनाने का काम मुख्य रूप से हथकरघा यानी हैंडलूम जैसे श्रम प्रधान तरीकों को दिया जा सकता है। अच्छा, हैंडलूम को। हाँ, इसके कई फायदे वो गिनाते हैं। पहला, बर्बादी रुकेगी। दूसरा, सादगी बढ़ेगी और दिखावे की प्रवृत्ति कम होगी। तीसरा, क्योंकि ये श्रम प्रधान है, इससे बेकारी दूर होगी, लोगों को काम मिलेगा। चौथा, जब सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे तो बराबरी का भाव बढ़ेगा, ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेद कम दिखेगा और दूसरों की नकल करने की प्रवृत्ति खत्म होगी। इसलिए ये केवल पहनावे का बदलाव नहीं, बल्कि उनके अनुसार ये एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा होगा जो समानता और सादगी लाएगी। ये तो बहुत गहरी बात है। अक्सर हम भविष्य की बात करते हैं तो तकनीकी चमत्कारों पर ही अटक जाते हैं, उड़ने वाली कारें, सब काम करने वाले रोबोट्स वगैरह वगैरह। हाँ। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर सारे काम मशीनें ही करने लगेंगी, इंसान को हाथ पैर हिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उसका शरीर और दिमाग ही निकम्मा हो जाएगा। हाँ, ये तो उन्नति नहीं, अवनति हुई। बिल्कुल। ये एक गंभीर चेतावनी है जो आज देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। लेखक का तर्क है कि अत्यधिक सुविधाएं और मशीनों पर पूरी तरह निर्भर हो जाना हमें उन्नति की ओर नहीं बल्कि अधःपतन की ओर ले जा सकता है। इससे मनुष्य लुंज-पुंज यानी शारीरिक रूप से दुर्बल, आलसी, बीमारियों का शिकार और विलासिता का आदी बन सकता है। बाप रे। ऐसी स्थिति में सच्ची खुशी और संतुष्टि की जगह चिंता, ऊब और मानसिक परेशानियां ले सकती हैं। ये उस उज्जवल भविष्य के सपने के बिल्कुल विपरीत होगा जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो फिर प्रगति का सही मतलब क्या है? अगर तकनीकी सुविधाएं ही सब कुछ नहीं है तो फिर क्या है? कहाँ ध्यान देना चाहिए? यहीं पर लेखक मानवीय चेतना के महत्व पर जोर देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य की असली सत्ता उसका शरीर या भौतिक साधन नहीं बल्कि उसकी आत्मा या चेतना है। आत्मा या चेतना? हाँ, शारीरिक सुख सुविधाएं, तकनीकी आविष्कार तभी तक सार्थक हैं जब तक वे हमारी चेतना के विकास में यानी हमारी समझ, हमारे नैतिकता, हमारे आंतरिक गुणों, हमारी संवेदनाओं को बढ़ाने में सहायक हों। अगर इनके कारण हमारी चेतना आलसी, प्रमादी यानी लापरवाह, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन और पतन की ओर जाने वाली बनती है तो भारी उन्नति, बाहरी चमक दमक भी बेकार है और अंततः कष्ट का कारण ही बनेगी। अच्छा, तो मतलब असली प्रगति अंदर से आती है। बाहर की दुनिया में बदलाव तब तक अधूरे हैं जब तक इंसान खुद अंदर से ना बदले। बिल्कुल, एकदम सही। इसीलिए लेखक कहते हैं कि उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए केवल तकनीकी आविष्कार या भौतिक समृद्धि पर्याप्त नहीं है। ये एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक बिंदु है। चिंतन की गहराई, चरित्र की दृढ़ता और व्यवहार में उत्कृष्टता यानी हमारे सोचने का तरीका, हमारा नैतिक आचरण और हमारी आपसी व्यवहार, इनका समावेश अनिवार्य है। जीवन में सादगी और सहकारिता यानी मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने का भाव बढ़ना चाहिए। भविष्य के बारे में कोई भी भविष्यवाणी तभी सार्थक होगी जब वो सिर्फ नई मशीनों और सुविधाओं की बात न करे बल्कि मानवीय सज्जनता, नैतिकता और एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था की संभावना पर भी ध्यान दे। तो इस सब का निचोड़ क्या है? क्या भविष्य में सच्ची दौलत पैसे या सामान में नहीं बल्कि अच्छी भावनाओं और अच्छे गुणों में होगी? लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि अगली शताब्दी में मनुष्य भावनाओं का धनी होगा, भले ही उसकी भौतिक संपन्नता आज के मानकों से कम हो। हाँ, और जो मिल बांट कर खाएंगे वे थोड़े साधनों में भी ज्यादा प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। हाँ, यही मूल विचार है। लेखक का विश्वास है कि आने वाले समय में सद्गुणों, अच्छे गुण, सत्कर्मों, अच्छे कामों और सत्स्वभाव, अच्छा व्यवहार का महत्व बढ़ेगा, इनकी कद्र होगी। उन आविष्कारों या सुविधाओं को शायद उतना महत्व नहीं दिया जाएगा या उन्हें शक की निगाह से देखा जाएगा, जो मनुष्य को केवल बाहरी तौर पर शक्तिशाली या जादुई क्षमता वाला तो बनाते हैं, लेकिन उसे अंदर से खोखला, असंवेदनशील या नैतिक रूप से कमजोर करते हैं। अच्छा। मानवीय गरिमा और गौरव को बनाए रखने के लिए कुछ मर्यादाओं और संयम का पालन आवश्यक होगा।
प्रगति का मतलब सिर्फ आगे भागना नहीं बल्कि सही दिशा में जाना भी है। ये बहुत ही प्रेरक विचार है वाकई। अब बात करते हैं भविष्य के मनुष्य की। लेखक भविष्य के मनुष्य की कल्पना कैसे करते हैं? वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बलिष्ठ, लेकिन वो तुरंत साफ करते हैं कि इसका मतलब शारीरिक डील डॉल या पहलवान जैसा होना नहीं है। तो फिर इस बलिष्ठ होने का क्या अर्थ है? बलिष्ठ का अर्थ यहाँ शारीरिक ताकत से नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि चारित्रिक और नैतिक बल से है। चारित्रिक बल? हाँ, इसका मतलब है आदर्शों और सिद्धांतों के पालन में असाधारण साहस और दृढ़ता दिखाना। एक बलिष्ठ व्यक्ति वो होगा जो लोभ, मोह, अहंकार, भय और बाहरी दबावों का सामना कर सके, लेकिन अपने सही रास्ते से, अपने सिद्धांतों से विचलित न हो। ये एक तरह की आंतरिक मजबूती, एक नैतिक रीढ़ है। और ये आंतरिक शक्ति, ये चारित्रिक बल आएगा कहाँ से? क्या इसका कोई सूत्र है? हाँ, लेखक के अनुसार ये बल कुछ खास जीवन पद्धतियों से विकसित होगा। इसमें शामिल है संयमशील जीवन जीना, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अति से बचना, सुपाच्य और सात्विक आहार लेना, यानी हल्का, पोषक और प्राकृतिक भोजन करना। ठीक है। और नियमित रूप से पसीना बहाने वाला शारीरिक श्रम करना। उनका मानना है कि ऐसा अनुशासित जीवन व्यक्ति को न केवल शारीरिक दुर्बलता, बीमारियों और अकाल मृत्यु से बचाएगा, बल्कि उसे वो मानसिक और नैतिक दृढ़ता भी देगा जिसकी भविष्य में जरूरत होगी। ये स्वास्थ्य और चरित्र के गहरे जुड़ाव को दिखाता है। स्वास्थ्य और चरित्र का जुड़ाव। अब आते हैं शिक्षा पर। लेखक वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर भी, जो उनके समय में थी और शायद आज भी काफी हद तक वैसी ही है, एक तीखी टिप्पणी करते हैं। वे मानते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें साक्षर बना देती है, जानकार बना देती है, डिग्रियां दे देती है, शायद अच्छी नौकरी या पैसा कमाने लायक भी बना देती है, लेकिन वो महानता का रहस्य नहीं सिखाती। इसका क्या मतलब है, महानता का रहस्य? इसका मतलब ये है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली हमें सूचनाएं और कौशल तो दे सकती है, हाँ। लेकिन ये हमें ये नहीं सिखाती कि वास्तव में एक अच्छा, एक नैतिक, एक जिम्मेदार और एक महान इंसान कैसे बना जाए। हाँ। ये व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप, कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक चेतना है, आत्मा है, से परिचित नहीं कराती। ये उसे जीवन के असली उद्देश्य और समाज के प्रति उसके कर्तव्यों का बोध नहीं कराती। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए, सिर्फ दिमाग भरना या चरित्र का निर्माण करना? तो भविष्य की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? लेखक क्या दिशा सुझाते हैं, क्या बदलाव चाहिए? लेखक एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करते हैं और जरूरत बताते हैं जो पोथी पढ़ाई से आगे जाए। ये ऐसी शिक्षा हो जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप, यानी उसकी आध्यात्मिक पहचान, जीवन में उसके कर्तव्यों और समाज व दुनिया के प्रति उसके दायित्वों का गंभीरता से बोध कराए। अच्छा। इसका लक्ष्य केवल जानकारी देना या नौकरी के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि गहरी समझ, विवेक और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना हो। और जैसा आपने पहले कहा, ये सिर्फ स्कूलों या कॉलेजों तक सीमित नहीं रहेगा, है ना? इसका दायरा बड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक का विचार बहुत व्यापक है। ये शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने, सही और गलत के बीच विवेक करने, जिसे वो शायद परमात्मा के संकेतों को समझना कहते हैं, और युग धर्म की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे। युग धर्म यानी समय की जरूरतें। मेरा क्या योगदान हो सकता है, ये समझना और उसके लिए काम करना। और ये प्रेरणा सिर्फ स्कूलों से नहीं आएगी। धर्मोपदेशक, नेता, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, समाज पर प्रभाव डालने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अपने माध्यमों से जनमानस में व्यक्तित्व निर्माण, चरित्रवान बनने, सेवाभावी होने और कर्तव्यपरायणता की भावना जगाएं। तो अंतिम लक्ष्य क्या है इस पूरी प्रक्रिया का? क्या पाना चाहते हैं इससे? अंतिम लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो आदर्शवादी हो, यानी ऊंचे मूल्यों और सिद्धांतों में विश्वास रखता हो, कर्मनिष्ठ हो, यानी सिर्फ बातें ना करे बल्कि उन आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए कर्म करे, मेहनत करे, और सिद्धांतों के प्रति गहरी आस्था और दृढ़ता रखता हो, यानी मुश्किलों में भी अपने मूल्यों पर टिका रहे। लेखक ये भी कहते हैं कि इसकी तैयारी हमें आज से, अभी से करनी होगी। ऐसा भविष्य अपने आप नहीं आ जाएगा,
उसे सचेत प्रयासों से बनाना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को समेटते हुए ये बिल्कुल साफ है कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का भविष्य के लिए जो नजरिया था वो सिर्फ तकनीकी तरक्की या भौतिक सुख सुविधाओं के इर्द गिर्द नहीं घूमता। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और मानवीय है। हाँ बिल्कुल। ये मानवीय मूल्यों के दोबारा स्थापित होने, सादगी को अपनाने, आपसी सहयोग बढ़ाने, चरित्र निर्माण पर जोर देने और आध्यात्मिक चेतना को जगाने पर केंद्रित है। यहाँ तक कि ऊर्जा और संसाधनों जैसी भौतिक चुनौतियों का समाधान भी उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और व्यक्तिगत जीवन में संयम लाने में देखा। बिल्कुल। इसमें जो सबसे बड़ा संदेश छपा है वो यह है कि सच्ची प्रगति और सच्ची समृद्धि बाहरी साधनों या चीजों की अधिकता में नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो हमारे आंतरिक गुणों के विकास में, आपसी सद्भावना में और सबके कल्याण की भावना में निहित है। तकनीकी आविष्कार तभी उपयोगी हैं जब वे मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाने में मदद करें, न कि उसे आलसी, स्वार्थी या विवेकहीन बनाने में। और शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य जानकारी का ढेर लगाना नहीं, बल्कि चरित्र का, एक अच्छे इंसान का निर्माण करना होना चाहिए। ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि ये सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। मुझे लगता है ये हमें रुककर गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। क्या हम सिर्फ एक ऐसा समाज चाहते हैं जो तकनीकी रूप से बहुत उन्नत हो, लेकिन अंदर से खोखला, विच्छिन्न और मूल्यों से हीन हो? ये एक बड़ा सवाल है। यहां हम एक ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां मानवीय संवेदनाओं, सादगी, सहयोग, नैतिकता और प्रकृति के साथ संतुलन को प्राथमिकता दी जाए। और अगर हम दूसरा विकल्प चुनते हैं तो उस भविष्य के निर्माण के लिए हमें आज इसी वक्त किन मूल्यों को अपनाना होगा और किन प्राथमिकताओं को तय करना होगा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके मन में मंथन के लिए। लेखक ने भविष्य में भौतिक संपन्नता शायद कम होने पर भी मनुष्य के भावनाओं का धनी होने की बात कही थी। आज की इस बेहद भागदौड़ भरी, प्रतिस्पर्धात्मक और अक्सर भौतिकवादी दुनिया में, जहां सफलता को ज्यादातर बाहरी उपलब्धियों, पैसे और पद से ही मापा जाता है, हाँ बिल्कुल, इस भावनात्मक समृद्धि का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? हम व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक रूप से इसे कैसे समझ सकते हैं और कैसे इसे अपने जीवन और समाज में विकसित कर सकते हैं? सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल।